हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर 7 हम देख रहे थे यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में। तो लास्ट हमने वीडियो में देखा कहाँ कहाँ पर कौन सी ट्राइब्स थी। ठीक है, और वो कैसे उनका जो शेड्यूल था, लाइफ शेड्यूल, उस बारे में हमने देखा। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइब्स थी जो वेरी भी करती थी। ऐसा नहीं था कि एक ही प्लेस में थी, अलग अलग प्लेस में उसके नियर जो नेबरिंग स्टेट थे उनमें वेरी भी करती थी। ऊपर नीचे माइग्रेशन होते रहता था। तो अब यहाँ पर बात करेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरकीज। ठीक है, अब देखो, इकोनॉमी अगर चेंज होगी, ठीक है, बेसिकली इकोनॉमी चेंज होगी कि इसका मतलब है कि इकोनॉमी अगर बढ़ेगी, तो इकोनॉमी बढ़ने का सीधा सा मतलब क्या है कि नीड ऑफ सोसाइटी बढ़ेगी। ठीक है, इफ इकोनॉमी विल इंक्रीज, सो डेफिनेटली नीड्स ऑफ सोसाइटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो ऐसा हुआ, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी, इंक्रीज हुई, नीड्स ऑफ सोसाइटी भी बढ़ी। ठीक है, लोगों की जो ज़रूरतें थी, नीड्स थी, वो भी बढ़ती गई। तो अलग अलग जो अलग अलग स्किल के लोग थे उनकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ऐसे वर्नाज जो थे उनके अंदर भी अलग अलग जो स्मॉल स्मॉल कास्ट थी वो इमर्ज होने लगी। जैसे ब्राह्मणों के बीच में अलग अलग जातियां आपको दिखाई देती हैं, और जो कई ट्राइब्स हैं तो उनके बीच में भी आपको कास्ट डिवीज़न देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर को कहता है, एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, स्मॉलर कास्ट और जातिज इमर्ज्ड विद इन वर्नाज। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट appeared amongst the Brahmins. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of jatis. Specialized artisans, smith, carpenters, and masons were also recognized as separate jatis by the Brahmins. Jatis rather than varna became the basis for organizing society. तो ये जो कास्ट सिस्टम है डियर, ये हमारे देश का एक इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है जिसको जितने लोग बाहर से बदलने आए ना, वो खुद कास्ट सिस्टम में ही रह गए। मीन्स उनके अंदर कास्ट सिस्टम आ गया। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ वैदिक एरा से, बाहर से इतने लोग आए, क्रिश्चियन आए, मुस्लिम्स आए। ठीक है, मुस्लिम्स तो उनका तो एक ही स्लोगन था कि सबको मुस्लिम बनाना है, एक धर्म होना चाहिए, एक रिलीजन होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं आज की डेट में कि रिलीजन, जो मुस्लिम रिलीजन था उसके अंदर भी आप कास्ट सिस्टम देखते हैं। तो कहने का मतलब जितने लोग कास्ट सिस्टम को बदलने आए ना इंडिया में, उन सब में कास्ट सिस्टम आ गया। तो इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिया का कास्ट सिस्टम, इतनी आसान बात नहीं है इसको हटा पाना। तो जितने बाहर से आए सारे छोटे छोटे कास्ट सिस्टम में डेवलप हो गए। और इवन जो ब्राह्मण थे उन्होंने तो, मैसन्स थे जो स्मिथ थे, उनको भी ब्राह्मणों ने अलग से जाति उनको कह दिया। ठीक है, वो भी जाति बन गई। तो वर्ण यहाँ पर को कहता है कि जातिज रादर देन वर्णा बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब यहाँ पर को जाति ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, जो बेसिस बन गई सोसाइटी का। तो यहाँ पर को वर्ण की बजाय, वर्ण क्या था, वर्ण की बात हमने तो करी थी ना। वर्ण तो आपका जो हमने 4 वर्ण की बात करी थी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैदिक एरा से जो शुरू हुआ, हमने आपको बताया था पहले वीडियो में। तो यहाँ पर को वर्णा सिस्टम शायद बहुत पीछे रह गया, और वर्णा सिस्टम के अंदर जो जाति डेवलप हुई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिस बन गई सोसाइटी का। तो यहाँ पे कहता भी इसीलिए, जाति इज रादर देन वर्ण बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। तो क्या आप भी आज देखते हो, आज जैसे कास्ट सिस्टम इतना डेवलप है, लोग रिलीजन की बात तो करते हैं जी, वही रिलीजन क्या है, लेकिन हम रिलीजन के अंदर भी ये जानने की कोशिश करते हैं या फिर उसमें इंटरेस्टेड हैं कि भाई उसकी जाति क्या है, उसकी कास्ट क्या है। तो कास्ट सिस्टम इतना डेवलपमेंट हो गया। हमने इवन ब्राह्मण ने स्मिथ
थे, मैसन्स थे, ठीक है, इनको भी कास्ट के फॉर्म पे एक उनका एक आइडेंटिटी बना दी। तो देखो ब्राह्मण बहुत टैलेंटेड थे, कह सकते हो आप, ठीक है। मीन्स इसको क्या कहें, मीन्स इन्होंने एक ये कैटेगरी बना दी, ये भी कह सकते हैं, या फिर आई डोंट नो व्हाट टू से यार, ठीक है। यहाँ पर क्या कहना चाहिए, इसको आप सही कहें गलत कहें, ठीक है। सही गलत की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हर सोसाइटी में आप कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। हमारे यहाँ सोसाइटी में वर्णा बेस्ड था, कास्ट बेस्ड बना, ठीक है। आप अलग सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ देखो हर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही होगा, डिवीज़न तो होगा ही होगा, बट डिपेंड करता है कि डिवीज़न का बेसिस क्या हो। हमारे इंडिया में डिवीज़न का, सोसाइटी के डिवीज़न का बेसिस बना वर्ना सिस्टम, या हम कहें उसमें भी ज़्यादा आगे जब वो डेवलप हुआ तो कास्ट सिस्टम। आप अगर दूसरे देशों में जाते हैं, अगर आप यूएसए की बात करूं, वहाँ रेशियल डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। ब्लैक वाइट का आपको वहाँ पर मिलता है देखने को, ठीक है। वहाँ पे कलर डिवीज़न आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सोसाइटी आप नहीं लेके आ सकते जहाँ पर कोई डिवीज़न न हो। सोसाइटी में डिवीज़न तो ज़रूरी है, सॉरी ज़रूरी नहीं है, वो एक ज़रूरी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हर सोसाइटी का एक हिस्सा है। ज़रूरी नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो सकता, अब बिना उसके भी बात बन सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हर सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुका है आज। आप कहीं भी जाओ, किसी न तरह किसी तरह का सोशल डिवीज़न तो आप वहाँ ज़रूर पाएंगे। कहीं पर को इकोनॉमिक डिवीज़न हो सकता है, रिच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हो सकते हैं, रिच पुअर में गैप ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और इंडिया का ये जो कास्ट डिवीज़न था या वर्ण डिवीज़न था, ये ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ, ज़्यादा कर्ज लेके आया उसके लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम थी। ये कास्ट डिवीज़न की एक प्रॉब्लम ये रही कि इस वजह से लोग अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने की वजह से जो बाहर के इन्वेडर्स आते रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि बैक टू बैक हमारे इंडिया में इन्वेडर्स आए, तो इन्वेडर्स आए तो हमेशा इन्वेडर्स को फ़ायदा ही हुआ, नुकसान कभी नहीं हुआ। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या था कि सब अपना अपना इस टेरिटरी लेके बैठे हुए थे, इतना डिवीज़न था सोसाइटी में कि कोई एक दूसरे को हेल्प नहीं करता था। तो उस वजह से क्या हुआ कि जब भी इन्वेडर्स आए, कभी किसी ने एकजुट होकर यूनिटी में कभी सामना किया नहीं, और हमेशा उनको उस बात का नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं इंडिया एक ऐसा देश आप कहो जहाँ जो भी आया लूट के गया, या जो भी आया राज करके गया, रूलिंग करी उसने आराम से। कोई ऐसा है नहीं कि जो आया हो और हार के चला गया हो, फिर कभी उसने मुड़ के ना देखा हो। ऐसे कोई इन्वेडर ही नहीं है। आए जम के लूटा, जम के रूलिंग करी। कोई किसी का कोई आए तो सिर्फ लूटने के लिए आए, गजनवी जैसे। कोई आए तो अपना शासन बनाने आए, गौरी जैसे। सल्तनत काल देखा आपने, मुगल एरा देखा आपने। तो कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में डिवीज़न तो हो ही जाएगा, कास्ट बेस्ड ना हो, किसी न किसी तरह का डिवीज़न आपको सोसाइटी में देखने को मिल ही जाएगा। वो आप कह सकते हो, वही जो मैंने आपसे कहा कि ऐसा अच्छा तो नहीं है डिवीज़न होना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, ठीक है। डेलिब्रेशंस ऑन जाति, ठीक है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे एक बार, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अमंग द क्षत्रियस, new Rajput clans become powerful by the 11th and 12th centuries. They belonged to different lineages such as Hunas, Chandelas, Chalukyas, and others. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans come to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas.
Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. अब 11th-12th सेंचुरी के बीच में जो क्षत्रिय जिनकी हमने बात करी थी, वो उनकी जो पावर थी, या फिर राजपूत उन्होंने अपने आप को कहा, तो उनकी जो पावर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, इन्हेंस हुई पावर। हूण, चंदेल, चालुक्य और अलग अलग डायनेस्टी से आते थे। कुछ पहले इसमें से ट्राइब्स में थे, जिन्होंने बाद में उनको खुद को राजपूत बता दिया, मान लिया, ठीक है। और स्पेशली वो वहाँ पर से थे जो एग्रीकल्चरल एरिया था, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियस है कि पहले ट्राइब्स रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कई तरह के चेंजेस हो रहे थे। मीन्स कह सकते हो कि डेवलप्ड सोसाइटी वाज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। जो रूलर्स थे उतनी अपनी वेल्थ का यूज़ कर रहे थे कि वो अपनी स्टेट्स को अपने स्टेट को पावरफुल बना सकें। The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower jatis of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and the northwest frontier had adopted Islam quite early. They continued to reject the caste system. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. अब प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे जैसे जो राजपूत जिनको हम कहते हैं, राजपूत क्लैन जो था, ठीक है, वो बेसिकली हम जैसा हमने कहा कि ट्राइबल ही रहे होंगे, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे ब्राह्मण जो थे उनके सपोर्ट से वो भी जनजाति का, बेसिकली ट्राइब्स का पार्ट बन गए। और लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो ट्राइबल फैमिली, जो बेसिकली नोबिलिटी जो कह सकते हो नोबिलिटी पार्ट था, उसमें अगर शामिल हो पाता था, मीन्स कहने का मतलब है कि कास्ट सिस्टम का हिस्सा हर कोई नहीं बन रहा था। ट्राइब्स में भी जो खास लोग थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, वही कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन सकते थे। और जो छोटी छोटी कास्ट थी, जैसे सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट की तरफ को, ठीक है, वहाँ पर को भी कुछ जो स्पेशली जो इम्पोर्टेंट, बेसिकली जो मेन ट्राइब्स थी, उन्होंने भी इस्लाम को, मुस्लिम जो रिलीजन था, इस्लाम जो रिलीजन था, उसको अडॉप्ट कर लिया। कहने का मतलब कुछ लोग कास्ट डिवीज़न का हिस्सा बन गए, कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए, और कुछ लोगों ने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि इस्लाम में ऐसा कास्ट डिवीज़न नहीं था, लेकिन अब मैं कह तो रहा हूँ ना, आज आप देखोगे इस्लाम में भी आपको कास्ट डिवीज़न देखने को मिलता है। सब इंडिया की देन है, इंडिया ने खुद तो सोशल डिवीज़न रखा कास्ट डिवीज़न बेस पे, बट औरों को भी बना दिया। The emergence of states is closely related to social change among tribal people. Two examples of this important part of our history are described follow. तो कुछ important यहाँ पर को आप कह सकते हो कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले गोंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर को गोंड, अहोम, ओके। सो इस वीडियो में इसको इतना ही लेके चलते हैं, क्योंकि जो गोंड और अहोम है हम इनको एक साथ कवर करेंगे, और काफ़ी बड़ा पार्ट है इनसे जो जुड़ी हुई बातें हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें अभी कंटिन्यू करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दीज ट्राइब्स लाइक गोंड है, अहोम है, ठीक है, कौन कौन सा इनका एरिया था, इनकी खास बातें क्या थी, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।